बिना गोली चलाए दंगे रोके, टेररिस्ट को घर बुलाकर समझाया, एक छोटी सी पहाड़ी स्टेट को बिना युद्ध के भारत में मिला दिया, दुश्मन देश में भिखारी बनकर जासूसी की, कांधार हाईजैक में तालिबान के आमने सामने बात की, आर्टिकल 370 के बाद शांति कायम की। आखिर कौन है ये शख्स? इतना सटीक, इतना खामोश, इतना खतरनाक, कैसे बनाए भारत का सबसे भरोसेमंद मास्टरमाइंड? क्या आपको लगता है कि किसी फिल्म का प्लॉट है? नहीं, ये हकीकत है। नाम है अजीत डोवल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए आज अजीत डोवल की कहानी को जानते हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव हिड़ी बनेलसूर में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता गोविंद बल्लभ डोभाल इंडियन आर्मी में एक मेजर थे। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड में करी, जिसके बाद वो आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी गए और वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की। अजीत पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि साल 1968 में पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया और केरला कैडेट के एएसपी बन गए। उनके एएसपी बनते ही वो लोगों में काफी फेमस होने लगे। दरअसल हुआ ऐसा कि जब उनकी पोस्टिंग केरला में हुई तो उसी वक्त केरल के एक शहर थलासेरी में भयानक दंगे भड़क उठे। 28 दिसंबर की शाम एक धार्मिक जुलूस के दौरान ये अफवाह फैली कि मुस्लिम इलाके के एक होटल से जुलूस पर चप्पल फेंकी गई, जिससे भड़के कुछ हिंदू संगठनों ने होटल पर हमला कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया और अगले कुछ दिनों में 569 वॉयलेंट इंसिडेंट सामने आए। हर जगह मस्जिदें, मदरसे, मंदिर, घर और दुकानें जल रही। दोनों पार्टी के बीच मारपीट, लूटपाट शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहां की पुलिस भी उन इलाकों में जाने से डरने लगी। तब केरल की सरकार ने अजीत डोभाल को 2 जनवरी 1972 को वहां भेजा। डोभाल ने ना तो बल का इस्तेमाल किया और ना ही कोई गोली चलवाई। उन्होंने दोनों पार्टी से सीधी बातचीत और बड़ी चालाकी से उस इलाके में पुलिस को तैनात करके एक हफ्ते में वापस हालात न्यूट्रलाइज कर, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हुए और साथ ही बड़े इम्प्रेस हुए। जिसके बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स की नजर में आ गए और जल्दी उन्हें आईबी में शामिल कर लिया। आईबी में काम करते हुए उन्होंने काफी खुफिया तरीके और जासूसी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना। एक तरफ से उनका आईबी में प्रमोशन था और यहाँ से शुरू हुआ उनके जासूस बनने का सफर। साल 1972 में अजीत डोभाल की थलासेरी दंगों में सफलता के बाद आईबी में उन्हें प्रमोट किया गया और जल्द ही उनकी पहली बड़ी डिप्लॉयमेंट मिजोरम में हुई, जो उस समय अलगावाद की आग में चल रहा था। वहाँ एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको ललडेंगा ने बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था मिजोरम को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। और तो और इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मिजो नेशनल आर्मी भी थी, जो पुलिस, सेना और सरकारी जगहों पर हमला करती थी। साल 1966 में ही एमएनएफ ने सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मिजोरम तो तब असम का हिस्सा था। वहां आतंक का माहौल बना दिया गया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद एमएनएफ को बॉर्डर पार से मिलने वाली मदद बंद हो गई और उसकी हालत कमजोर होने लगी। भारत सरकार ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए एमएनएफ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मिलिट्री एक्शंस के साथ साथ एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट की भी जरूरत थी और यही एंट्री होती है अजीत डोभाल की। डोभाल को हेड ऑफ सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाकर मिजोरम भेजा गया। वहां उन्होंने एक बार फिर ताकत के बजाय दिमाग से काम किया और चुपचाप एनएफ की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने एमएनएफ के कई टॉप कमांडर से खुफिया तरीके से बात करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी रहे। डोभाल जी की दोस्ती उन टॉप कमांडर से अच्छी खासी हो गई और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने उन कमांडर्स को अपने घर खाने पर बुलाया और उनके सामने इंडिया की साइड आके उनका साथ देने का प्रपोजल रखा। डोभाल की स्ट्रेटेजी ने एमएनएफ को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि संगठन में गुटबाजी शुरू होने लगी और अंत में एमएनएफ के नेता ललडेगा भारत सरकार के साथ बातचीत के लिए मजबूर हो गए। थोड़ा पीछे चले तो साल 1963 में सिक्किम के राजा फाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने अमेरिका की एक लड़की होप कुक से शादी की, जो सिक्किम की रानी बनी। उस समय सिक्किम एक छोटा सा राजशाही स्टेट था, लेकिन भारत और चीन के बीच उसकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से भारत सरकार की नजर सिक्किम पर और उधर सिक्किम के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा था। लेकिन साल 1963 के बाद जनता के बीच डेमोक्रेसी की मांग तेजी से बढ़ने लगी और राजा के खिलाफ आवाजें उठने लगी। सब चाहते थे कि सिक्किम भारत की साइड आ जाए। राजा भारत में शामिल होने के पक्ष में नहीं, वो भूटान की तरह एक फ्री कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन भारत के लिए सिक्किम बहुत जरूरी था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ आरएन काव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के तेज तर्रार अफसर अजीत डोभाल को सिक्किम की कंडीशन को संभालने भेजा। अजीत डोभाल ने वहां के हालात समझे और फिर वहां की लोकल पार्टीज, खास करके सिक्किम नेशनल कांग्रेस और नेता काजी लैंडुप डोरजी को अपने साथ किया। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि राजशाही के खिलाफ एक मास मूवमेंट खड़ा किया जाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ये भारत की सीधी सैन्य कार्रवाई न लगे, बल्कि जनता की मांग लगे।
और फिर फाइनली 6 अप्रैल 1975 को इंडियन आर्मी ने सिर्फ 30 मिनट में राजमहल पर कब्जा कर लिया और राजा को हाउस अरेस्ट कर दिया। होपकुप अमेरिका लौट गई और 1980 में राजा का निधन हो गया। इस तरह अजीत डोभाल की खुफिया स्ट्रेटेजी के दम पर सिक्किम बिना किसी बड़ी दिक्कत के भारत का हिस्सा बन गया। 70 के दशक में जब पाकिस्तान खुफिया तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था, तब भारत के पास इसकी ठोस जानकारी नहीं। तब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरा जिम्मा अजीत डोभाल ने अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने आईबी के लिए पाकिस्तान में भिखारी, मोची और रिक्शे वाले जैसे कई भेष बदले। एक बार तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर के पास भीख मांगते हुए बैठे रहे और वहां आने जाने वाले साइंटिस्ट के बाल एक नाई की दुकान से इकट्ठा करते रहे। जब ये बाल भारत भेजकर जांच की गई तो उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिले, जिससे साबित हुआ कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना। इस जानकारी ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। इसी तरह 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम पर था और खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को कब्जे में ले लिया, तब डोभाल एक बार फिर मैदान में उतरे। उन्होंने रिक्शे वाले का गेटअप लेकर मंदिर के आसपास गुप्त तरीके से घुसने की कोशिश की। वहां उन्होंने आतंकवादियों से संपर्क करके पहले तो उनका विश्वास जीता और फिर बताया कि वो पाकिस्तान से हैं। और फिर जब टेररिस्ट को इस बात पे यकीन हो गया तो वो उनके साथ अपनी खुफिया जानकारी भी देने लगे, जिसका फायदा अजीत डोभाल ने अपने मिशन के लिए उठाया। और फिर उनकी बताई गई खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसके बाद डोभाल ने कहने पर एनएसजी कमांडोज को वहां पुलिस की वर्दी में बुलाया गया और उन्हें वहां एक पुलिस ऑफिसर से रिप्लेस कर दिया। जिसके बाद डोभाल को ध्यान आता है कि वहां अंदर गर्मी बहुत थी, तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब कुछ बंद करवा देते। और फिर जब थोड़ी देर बाद उनमें से एक मिलिटेंट, उनका लीडर, बाहर आता है पानी पीने, तो वो एनएसजी कमांडोज उसे गोली मार देते हैं। और जब ये होता है तो उसके बाकी साथी का हौसला भी टूट जाता है और फिर 18 मई को वो सारे मिलिटेंट सरेंडर कर देते हैं। और फिर आया साल 1999, जब देश को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर ली। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, जिसमें 199 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। टेररिस्ट विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले गए, जहां तालिबान शासन था। दुबई में कुछ पैसेंजर्स को छोड़ा गया, जहां एक पैसेंजर्स की हत्या भी कर दी। और फिर आतंकियों ने 3 बड़े आतंकी भाइयों की रिहाई की मांग की, जिसमें पहला नाम था मसूर अजहर, दूसरा उमर शेख और तीसरा मुश्ताक जरगर। भारत सरकार ने हॉस्टेज की जान बचाने के लिए कंधार में नेगोशिएशन टीम को भेजा, जिसमें गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स के साथ साथ अजीत डोभाल भी शामिल। उन्होंने तालिबान के संपर्क में रहते हुए आतंकियों से बातचीत की और हॉस्टेजेस की सेफ्टी की बात रखी। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी डोभाल साल 1990 में लंदन जाकर खालिस्तानी नेटवर्क ऑफ फॉरेन कंट्रीज में एक्टिव एंटी इंडियन ग्रुप की निगरानी और उन्हें कमजोर करने में अहम भूमिका निभा चुके। इसके अलावा 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब डोभाल ने घाटी में ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए खुद वहां डेरा डाला। उन्होंने लोकल लीडर्स जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, NPDP यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनसे सीधे बातचीत की और लोगों को विश्वास में लिया और उनकी कोशिश से वहां धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई। इस बदलाव के बीच सबसे अहम किरदार था हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होना एक गलत रास्ता। ये बात सुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे भड़क उठी और उन्होंने सरकार से सफाई मांगी। लेकिन डोभाल का मकसद बहुत साफ था, कश्मीर में हमेशा के लिए शांति लाना, आतंकवाद खत्म करना और लोगों को फिर से चुनावों और डेमोक्रेसी की तरफ लाना। आर्टिकल 370 हटने के बाद डोभाल खुद घाटी में पहुंचे, लोगों से मिले और नेताओं को समझाया कि बातचीत और डेमोक्रेसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में हुई एक बड़ी बैठक, जिसमें PDP और NC दोनों ने हिस्सा लिया। अगर हम इतिहास में जाएं तो ऐसा ही कुछ साल पहले 1975 में भी हुआ, जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ था। शेख अब्दुल्ला जो पहले जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया था कि भारत के साथ मिलकर ही कश्मीर का भविष्य बेहतर हो सकता। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी शर्त रखी कि पुराने राइट्स नहीं मिले। आखिरी समझौता हुआ और शेख अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने। अजीत डोभाल की भी सोच कुछ ऐसी ही थी कि देश में एकता रहे, राजनीतिक मजबूत हो और कश्मीर में शांति बनी रहे। फिर समय बीता और साल 2005 में उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होकर दूसरे तरीके से देश का साथ देने का सोचा। साल 2014 जब सबको लग रहा था कि अजीत डोभाल का करियर खत्म, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तब आया उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अजीत डोभाल को देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना के सबके होश उड़ा दिए। डोभाल जी को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि उनके पास खुफिया एजेंसीज, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस
और देश की सुरक्षा से जुड़े कामों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस। एनएसए बनने के बाद डोभाल ने कई जरूरी फैसले लिए और देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। और मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे मामलों में भी डोभाल ने की स्ट्रेटेजी बनाई थी। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर दाऊद के नेटवर्क की जानकारी जुटाने जैसी कार्रवाई भी की। रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई जो देश से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करती है। और इस संस्था से आरएसएस से रिश्ते होने की बात कई बार सामने आई, लेकिन डोभाल ने कभी साफ तौर पर इससे कोई जुड़ाव नहीं बताया। और इतना ही नहीं, डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर भी कई बार आरोप लगाए गए कि उन्होंने विदेश में ऐसा फंड बनाया जिसमें ब्लैक मनी लगा हो सकता। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माफी मांगी और मान लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं। इसके बाद केस खत्म हो गया। आज अजीत डोभाल देश की सुरक्षा नीति में सबसे मजबूत चेहरे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या फ्यूचर में भी डोभाल जैसा लीडर देश को हर खतरे से बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट जेल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।